Hello students, very much welcome to today's class. Wishing you all a very happy Diwali. So after Diwali, this is the first class today. So we are going to discuss about the process of transcription. This is the fifth lecture of molecular basis of inheritance, that is class 12th. Okay. So अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। आपको रेगुलर 11th और 12th दोनों के कंटेंट मिलते रहेंगे इस चैनल पे, जो आपको बहुत हेल्प होने वाले हैं फॉर योर नीट प्रिपरेशंस। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस, क्योंकि हमने प्रीवियस क्लासेस में, अगर आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करेंगे लक्ष्य बैच का क्लास 12th का, तो वहाँ आपको दिखेगा कि फोर्थ लेक्चर में हमने ट्रांसक्रिप्शन के बारे में ऑलरेडी पढ़ाया है। अब ये ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, वेरी मच क्लियर। चलिए, ट्रांसक्रिप्शन क्या था? डीएनए से mRNA बनेगा, ये हो गया ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस। इसके बाद होता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में क्या होता है? mRNA से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन होता है। क्लियर है? आज हम ये पढ़ने वाले कि डीएनए से mRNA कैसे हो रहा है। दिस प्रोसेस इज नॉन एज ट्रांसक्रिप्शन। तो सबसे पहले जो है आरएनए चेन का इनिशिएशन होता है। ये देखिए, अगर आप डायग्राम देखेंगे, सबसे पहले अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें, जो कि ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में मैंने बता दिया था कि हमारे डीएनए के दो स्ट्रैंड्स होते हैं। ठीक है, जो पहला स्ट्रैंड होता है दैट इज द टेम्पलेट स्ट्रैंड। उसी टेम्पलेट स्ट्रैंड को यूज करके हम आरएनए की नई स्ट्रैंड बनाने वाले हैं। क्लियर है? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो इसकी पोलैरिटी है, द टेम्पलेट स्ट्रैंड की जो पोलैरिटी होगी वो 3 प्राइम से 5 प्राइम होगी। और जब हम इसमें आरएनए पॉलीमरेज ऐड करेंगे, जो हमें दूसरा स्ट्रैंड देगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड के को यूज करके हमें दूसरे स्ट्रैंड मिलने वाली, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? बिल्कुल ये ऑपोजिट, दैट इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो ये देखिए, ये प्रमोटर रीजन है जहां से हमारा ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। इसी पोजीशन से हमारा ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा। कुछ कोई तो चाहिए जो इनिशिएट कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है हमारे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को। तो सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज ऐड होंगे, इसके साथ सिग्मा फैक्टर ऐड होगा, जो न्यूक्लियोटाइड बेसिस को ऐड करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो ये जो ब्लू वाली लाइन है, यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड बेसिस होंगी, क्या क्या न्यूक्लियोटाइड बेसिस थी हमारी? एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन। आरएनए के केसेस में क्या था? थाइमिन जो है रिप्लेस्ड बाय यूरासिल। थाइमिन की जगह पे यूरासिल होगा। और सिंस हम आरएनए के स्ट्रैंड बना रहे हैं, इसी वजह से हमने क्या लिखा है, ये एडेनिन है, तो एडेनिन का ऑपोजिट क्या होगा? यूरासिल होगा। क्यों? क्योंकि हम आरएनए स्ट्रैंड बना रहे हैं भैया, हम ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में डीएनए से आरएनए को बना रहे हैं, है कि नहीं? इसी वजह से हम आरएनए की स्ट्रैंड बना रहे हैं, तो हमारे न्यूक्लियोटाइड बेसिस क्या होगा? आरएनए वाला होगा। क्लियर है? ये सारी चीजें पढ़ा दी गई है, बट आई एम रिवाइजिंग दिस ताकि आपको क्लियर रहे। ओके, ठीक है। तो थाइमिन, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, बिकॉज गुआनिन ऑलवेज पेयर्स विद साइटोसिन एंड एडेनिन विद थाइमिन। ठीक है ना? लेकिन सिंस आरएनए है, तो इस वजह से हमारा थाइमिन क्या होगा? यूरासिल से रिप्लेस हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ हमारा ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो गया है। इस डायरेक्शन में हमारा जो है न्यूक्लियोटाइड बेसिस ऐड होता जाएगा। और टर्मिनेटर क्या था? टर्मिनेटर क्या था? जहां हमारा जो है रुक जाना है, एंड हो जाएगा हमारा जो रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस है, ये जो हमारा आरएनए की स्ट्रैंड है, यहीं तक बननी है, इसके बाद नहीं बनना है। और दूसरा बात मैंने आपको बताने वाली, कोडिंग स्ट्रैंड और टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड जो है जिसको यूज करके हम आरएनए नई स्ट्रैंड मिलने वाली है, और ये जो है हमें प्रोटीन्स देने वाला है, ये वाला स्ट्रैंड टेम्पलेट स्ट्रैंड। लेकिन जो कोडिंग स्ट्रैंड है, दैट विल नॉट कोड फॉर प्रोटीन्स। ठीक है? ये कोडिंग स्ट्रैंड जो है, ये नॉट कोड फॉर प्रोटीन्स, हमें ये प्रोटीन नहीं दे रहे हैं। ठीक है? हमें टेम्पलेट वाला जो स्ट्रैंड है, यही हमें प्रोटीन दे रहा है, बिकॉज द फाइनल रिजल्ट इज प्रोटीन। प्रोटीन ही हमें मिलना है, प्रोटीन मिलना है कि नहीं? तो दिस प्रोसेस इज ट्रांसलेशन, जो कि हम और आगे पढ़ने वाले हैं। तो अभी के लिए इतना जान लीजिए। अब देखते हैं कि जो स्टेप्स हैं ट्रांसक्रिप्शन के, वो क्या क्या होते हैं। सबसे पहला क्या है? इनिशिएशन ऑफ आरएनए चेन। जैसा कि मैंने कहा, आरएनए चेन के इनिशिएट होना सबसे पहला स्टेप है। इसमें क्या होता है? एंजाइम, जैसे कि मैंने कहा एंजाइम डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज ही जो एंजाइम है, जो ऐड कर रहे हैं न्यूक्लियोटाइड्स को, ये क्या कर रहे हैं? ये एंजाइम प्रोमोटर रीजन से बाइंड कर रहे हैं। प्रोमोटर रीजन, ये देखिए, ये प्रोमोटर रीजन, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज जो है बाइंड करके
और ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को स्टार्ट कर रहा है वेरी सिंपल वे में, बिल्कुल ही कंफ्यूज नहीं करेगा कि टर्मिनोलॉजी है मुझे समझ नहीं आ रहा है। वेरी इजी वे में मैं आपको बता रही हूँ कि प्रोमोटर रीजन जो है जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होने वाला है, उसको कोई तो चाहिए स्टार्ट करने वाला। स्टार्ट कौन कर रहा है? DNA dependent RNA polymerase. This enzyme binds with the promoter and starts the transcription process. Okay, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। जो इनिशिएटेड बाय इनिशिएशन फैक्टर, जो फैक्टर जो इनिशिएट कर रहा है इस ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को, वो क्या है? उसको कहते हैं सिग्मा फैक्टर। दैट मीन्स जो आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे जो बाइंड हो रहा है, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज, इसके साथ कौन सा फैक्टर आ रहे हैं? सिग्मा फैक्टर आ रहा है, जो हमारे ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को स्टार्ट कर रहा है। दैट मीन्स आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर के साथ एसोसिएट होके प्रोमोटर रीजन पे क्या कर रहा है? आरएनए की फॉर्मेशन को इनिशिएट कर रहा है। आरएनए की फॉर्मेशन को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहली बात एक एंजाइम चाहिए जो प्रोमोटर रीजन से बाइंड कर रहा है, और जो इनिशिएट कर रहा है, इस प्रोसेस को स्टार्ट कर रहा है, उस फैक्टर का नाम है सिग्मा फैक्टर। दिस सिग्मा फैक्टर विल बाइंड अलोंग विद द आरएनए पॉलीमरेज, और ये प्रोमोटर रीजन से बाइंड करके आरएनए की फॉर्मेशन को इनिशिएट कर रहे हैं। तो पहला प्रोसेस इज डन कि कैसे जो है हमारा इनिशिएट हो गया है ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस। द सेकंड वन इज एलोंगेशन। अब जब प्रोसेस यहाँ स्टार्ट हो गया है, तो यहाँ से यहाँ तक जो प्रोसेस जा रहा है इसको हम क्या कहेंगे? एलोंगेशन। ओके, इसको क्या कहेंगे? ये एलोंगेट हो गया, चेन लंबा हो रहा है इस तरीके से। और चेन कहाँ रुकेगा? टर्मिनेटर पे जाके। टर्मिनेटर मतलब स्टॉप हो जाना, अब इससे आगे नहीं जाना है हमें, है ना? तो एलोंगेशन में क्या हो रहा है? ये सिर्फ कौन कर रहा है? आरएनए पॉलीमरेज, जो न्यूक्लियोटाइड बेसेस को ऐड करते हुए जा रहे हैं। सिग्मा फैक्टर का कोई रोल नहीं है, क्योंकि सिग्मा फैक्टर का रोल सिर्फ प्रमोटर रीजन पे था। अब प्रमोटर रीजन से अब हम आगे बढ़ एलोंगेट हो रहे हैं, तो हमें सिग्मा फैक्टर का यहाँ पे कोई रोल नहीं है जब एक चेन एलोंगेशन हो रहा है। दैट मीन्स सिग्मा फैक्टर फॉल्स ऑफ आफ्टर इनिशिएटिंग। तो सिग्मा फैक्टर बेचारे का काम सिर्फ यहीं तक था। सिग्मा फैक्टर का काम सिर्फ यहीं तक था जब प्रोमोटर रीजन में आरएनए पॉलीमरेज की जो एंजाइम है वो बाइंड कर रहे हैं। सिग्मा फैक्टर वो इनिशिएट कर रहा है, ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया, अब वो गिर जाएगा, उसका कोई काम नहीं, वो आउट हो रहा है, सीन से आउट हो रहा है। ठीक है, तो एलोंगेशन में हमारा सिग्मा फैक्टर का कोई काम नहीं। नेक्स्ट क्या है? टर्मिनेशन। अब जब टर्मिनेशन है, तीसरा टर्मिनेशन, इस डायग्राम से और भी क्लियर करने वाले हूँ। ठीक है, termination हो गया when RNA polymerase reaches the terminated region of DNA strand. It encounters a terminator factor, that is a Rho factor. This factor terminates the process of RNA formation. देखो, कोई भी चीज स्टार्ट हो रहा है तो उसका एंड भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि चलते ही जा रहा है, चलते जा रहा है कंटिन्यूअसली ना। तो एंड कौन कर रहा है? जब ये आरएनए की फॉर्मेशन हो गई, ये स्ट्रैंड हमें मिल गया, तो टर्मिनेटर पे जाके एक रो फैक्टर है जिसको कहते हैं आरएच रो फैक्टर, वो फैक्टर जो है टर्मिनेट कर रहा है आरएनए फॉर्मेशन कि भैया अब इससे आगे हमें बढ़ना नहीं, इतने तक स्टॉप हो जाना है। तो दैट इज द टर्मिनेशन ऑफ आरएनए चेन। क्लियर है? अब हम इस डायग्राम को दिखाते हैं कि प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेसेस कैसे होते हैं। ये देखिए, ये पहला देखिए 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो ऊपर वाला क्या होगा? टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा। क्लियर है? और नीचे वाला क्या होगा? कोडिंग होगा। क्लियर है ना? तो ये जो प्रोमोटर रीजन है जहां से हमारा क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। यहाँ पे देखिए सिग्मा फैक्टर आ गया है, आरएनए पॉलीमरेज भी आएगा, क्योंकि ये दोनों जो है बाइंड करेंगे विद द प्रोमोटर रीजन एंड दे विल स्टार्ट द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। ठीक है, तो ये डीएनए हेलिक्स है। हमारा हेलिक्स कैसा रहेगा? डबल स्ट्रैंडेड रहेगा, बिल्कुल कॉइल्ड वे में रहेगा, जो आपको डायग्राम में दिख रहा है। दिस इज द कॉइल्ड फॉर कॉइल्ड डीएनए स्ट्रैंड, कॉइल्ड रहेगा। तो इनिशिएशन फैक्टर में सिग्मा फैक्टर आ गया, अब इस प्रोसेस को इनिशिएट कर गया। क्लियर है? अब एलोंगेशन में क्या होगा? डीएनए की जो अनवाइंडिंग होगी, ये देखो डीएनए इस तरीके से अनवाइंडिंग टूट रहा है, अब सेपरेट हो रहा है, अनवाइंड हो रहा है डीएनए के हेलिक्स को। तो ये देखिए आरएनए पॉलीमरेज है, ये येलो वाला सिग्मा फैक्टर है। अब टर्मिनेटर पे जाएगा, एलोंगेट हो रहा था, सिग्मा फैक्टर का कोई काम नहीं है। नेक्स्ट टर्मिनेटर होगा, टर्मिनेटर पे रो फैक्टर आएगा, जो रो फैक्टर जो है क्या करेगा? आरएनए फॉर्मेशन की चेन को आई मीन टर्मिनेट कर देगा। ठीक है, तो ये देखिए ये रो फैक्टर है, ये डी साइट है, और ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम ये जो आरएनए है इसको हम कहेंगे नेसेंट आरएनए। क्लियर है? क्योंकि ये जो आरएनए है आपको दिख रहा है, अंदर है ये आरएनए इनसाइड द डीएनए हेलिक्स, टर्मिनेट हो जाएगा। अब ये हमारा जो है आरएनए स्ट्रैंड बन के आ गया।
क्लियर है? रो फैक्टर जो है हमारा टर्मिनेट कर रहा है आरएनए फॉर चेन के फॉर्मेशन को। तीन स्टेप्स हैं, दैट इज इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। इन तीनों को आपको ध्यान रखना है कि कैसे ये प्रोसेसेस हो रहे हैं। सिग्मा फैक्टर जो है यहाँ पे, ये देखो सिग्मा फैक्टर एक आरएनए पॉलीमरेज के साथ बाइंड है, दिख रहा है आपको, अंदर है। डायग्राम के जैसे देखेंगे आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पे क्या हो रहा है, आरएनए पॉलीमरेज के साथ ये सिग्मा फैक्टर क्या है, नीचे आ गया, दैट मीन्स ये गिर गया, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है ना। और जो आरएनए पॉलीमरेज थे वो इनसाइड चला गया, और जो आरएनए जो स्ट्रैंड था, नेसेंट आरएनए जो न्यू आरएनए स्ट्रैंड फॉर्मेशन हो रहा है वो इस तरह से है। टर्मिनेशन के बाद क्या होगा, अब आरएनए फॉर्मेशन टर्मिनेट हो गया है, और हमें अपना जो आरएनए फॉर्मेशन था, जो आरएनए स्ट्रैंड था हमें जो मिलने वाला था, वो हमें मिल गया है, दैट इज नेसेंट आरएनए। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं कि जब एक प्रोकैरियोटिक सेल में, एक प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, जितने भी तुम्हारे आपके जो इकलाई हो गए है ना, बैक्टीरिया हो गया, तो ये सारे जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोट्स में क्या होता है कि ये देखिए साइटोप्लाज्म है, उनका डीएनए कैसा होता है, इट इज स्कैटर्ड इनसाइड द साइटोप्लाज्म। देखिए डीएनए इनका स्कैटर्ड है बिल्कुल ही, और इनका जो आरएनए का जो फॉर्मेशन होगा, डीएनए टू आरएनए, ये साइटोप्लाज्म में हो रहा है, ठीक है, क्लियर है। दैट मीन्स ये जो आरएनए इनका फॉर्म हुआ, डीएनए से आरएनए, क्योंकि हम ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेसेस को फॉर्म पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हम डीएनए से आरएनए जो फॉर्म हो रहा है, जो आरएनए फॉर्म हो गया वो पूरी तरह से फंक्शनल है, इसमें कोई इंट्रॉन्स नहीं है। जो कि जबकि मैंने बोला है आपको पिछले क्लास में भी कि यूकैरियोटिक सेल में इंट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, प्रोकैरियोट्स में कोई इंट्रॉन्स नहीं है। ये देखिए एक्सॉन्स, और यही एक्सॉन्स काम आने वाले हैं जब प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है डीएनए से आरएनए। इंट्रॉन्स का कोई काम नहीं है। अरे भैया जब इंट्रॉन्स प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट ही नहीं है, तो इनमें किसी तरह का कोई मॉडिफिकेशन जरूरत नहीं है। जबकि यूकैरियोटिक सेल में इंट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और इंट्रॉन्स की हमारे डीएनए में कोई ज़रूरत नहीं होती, उस इंट्रॉन्स को हमें कट करके निकालना होता है, तो उसमें यूकैरियोटिक सेल में ध्यान रखिएगा उसमें मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत होती है। इस वजह से मैंने यहाँ क्या नहीं लिखा है, यहाँ कोई मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ इंट्रॉन्स प्रेजेंट ही नहीं है, इंट्रॉन्स की ज़रूरत भी नहीं है, और प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट भी नहीं है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में इंट्रॉन्स की ज़रूरत नहीं है, फिर भी इंट्रॉन्स बेचारा प्रेजेंट है, तो इंट्रॉन्स को रिमूव करना, हटाने का काम है। तो वो जब हटाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें क्या होंगी, मॉडिफिकेशंस होंगी, ठीक है। तो इसी वजह से प्रोकैरियोटिक सेल में कोई मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत नहीं है। तो जो आरएनए यहाँ फॉर्म्ड है वो ऑलरेडी फंक्शनल है। तो इस तरीके से जो है हमारा जो डीएनए है इस तरीके से प्रेजेंट है, एक्सॉन्स एक्सॉन्स एक्सॉन्स, इंट्रॉन्स जो है वो एब्सेंट है इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। अब हम बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, ठीक है। देखिए तो ये डायग्राम देखने के पहले पहले हम यूकैरियोटिक डीएनए को पढ़ाते हैं, उसके बाद आई विल टॉक, ओके। तो सबसे पहले यूकैरियोटिक डीएनए, प्रोकैरियोटिक हो गया क्योंकि उसमें इंट्रॉन्स प्रेजेंट ही नहीं है, मॉडिफिकेशंस की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ चेंजेस आ गए, क्या, यूकैरियोटिक डीएनए में एक्सॉन्स के बीच में इंट्रॉन्स प्रेजेंट है। ये जो एक्सॉन्स हैं ये क्या है, फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए का, जो ये फंक्शनल पार्ट है, दैट मीन्स इसके पास डीएनए का कोडिंग पार्ट है। और ये एक्सॉन्स ही सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये एक्सॉन्स ही जो है प्रोटीन बनाने वाले हैं। फाइनल रिजल्ट हमें क्या मिलना है, प्रोटीन मिलना है। जब एक्सॉन्स क्या कर रहे हैं, प्रोटीन को बना रहे हैं, लेकिन ये जो इंट्रॉन्स है फालतू का यहाँ के प्रेजेंट हुआ है, इसका कोई काम नहीं है, ये नॉन फंक्शनल है, नॉन कोडिंग है, ये डू नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन्स, इसका काम नहीं है। जब इसका काम नहीं है तो हमें इसे हटाना है, इसे रिमूव करना है। इसको जब रिमूव करेंगे तो हमें कुछ चेंजेस या कुछ मॉडिफिकेशंस लाने पड़ेंगे, ठीक है। तो जो आरएनए बना यूकैरियोटिक सेल में, तो जब आरएनए बना तो इसमें क्या क्या रहेगा, एक्सॉन्स इंट्रॉन्स एक्सॉन्स इंट्रॉन्स। तो इस आरएनए को कहते हैं हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए। हेटेरो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमें एक्सॉन्स भी प्रेजेंट है और इंट्रॉन्स भी प्रेजेंट है, इसीलिए इसको हम कहेंगे हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए। उसके बाद दैट मीन्स नॉन फंक्शनल मॉडिफिकेशंस, इसमें ये जो एच एन आर एन ए है वो नॉन फंक्शनल है। अब इसको हमें फंक्शनल बनाना है, तो हमें क्या करना होगा, जब कोई चीज़ अगर नॉन फंक्शन है उसको हम फंक्शन बना रहे हैं, फंक्शनल पे ले आना है, उसका फंक्शन प्रॉपर करना है, तो हमें थोड़ी बहुत चेंजेस, थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होगी। उसी मॉडिफिकेशन को कहते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन।
जब हम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन को करेंगे देन विल गेट exons, exons, exons और this is the mRNA. That means हमारा ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस तब सक्सेस होगा जब डीएनए से एमआरएनए होगा और इसमें कोई इंट्रॉन्स नहीं प्रेजेंट होंगे, इंट्रॉन्स को हमें हटाना है। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, इंट्रॉन्स को कैसे रिमूव करेंगे वो मैं बताने वाली हूँ अभी नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, तो सबसे पहले इस डायग्राम को देख लेते हैं। ठीक है, तो थ्री मॉडिफिकेशंस यूकैरियोट्स में थ्री मॉडिफिकेशंस होते हैं। पहला स्प्लाइसिंग, देन कैपिंग, देन टेलिंग। ठीक है, स्प्लाइसिंग का मतलब होता है कि जो इंट्रॉन्स हमें मिले हैं, जो ये इंट्रॉन्स हमें प्रेजेंट है यूकैरियोटिक डीएनए में, इसको हटाना है। इसको हटाने के लिए क्या करना होगा, कैंची यूज करना है, काटना है हमें इंट्रॉन्स को। अब हम जो सीजर घर पे यूज करते हैं वो तो यूज नहीं कर सकते, है ना, हम लैब में इस काम को कर रहे हैं। तो इसके लिए एक टर्मिनोलॉजी है दैट इज स्प्लाइसिंग। कट करेंगे, अब हम इंट्रॉन्स को कट करके हटा देने वाले हैं, तब सिर्फ एक्सॉन्स रहेगा और उसी एक्सॉन्स हमारा दैट इज कोडिंग पार्ट ऑफ द डीएनए और वो हमें प्रोटीन देने वाला है। ठीक है, तो दिस प्रोसेस इज नॉन एज स्प्लाइसिंग। ये देखिए स्प्लाइसिंग, ये देखिए आरएनए पॉलीमरेज है यहाँ पे, ये एक जीन है हमारा यूकैरियोटिक डीएनए, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, डीएनए डबल हेलिक्स है। तो उसके बाद क्या होगा, ये दिख रहा है आपको, इस तरीके से प्रेजेंट है, येलो वाला एक्सॉन्स, रेड वाला इंट्रॉन्स, एक्सॉन्स इंट्रॉन्स। इस तरीके से जो हमारा डीएनए का जो स्ट्रैंड है, जो हमारा जो यूकैरियोटिक डीएनए है, वहां पे हमें एक्सॉन इंट्रॉन्स दोनों ही प्रेजेंट है। अब हमें क्या करना है, इंट्रॉन्स को, ये सारे इंट्रॉन्स को हटा देना, रिमूव कर देना है। ठीक है, तो रिमूव कैसे करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, कैप करेंगे, कैपिंग। कैपिंग का प्रोसेस क्या है, कैपिंग में हमें एक एंजाइम है दैट इज मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये एक मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड है जो ऐड हो रहा है कहाँ, कैप कर रहे हैं हम इसे इस तरीके से, जैसे ये पेन, सपोज दिस इज अ पेन, कैप अभी है नहीं, सपोज ये कैप है, इस कैप को हमें लगाना है। ठीक है, कैप लगाना है, कैप लगाएंगे, उसके बाद नीचे टेल, पहले कैप को भी कैप लगाएंगे, जैसे अगर हम धूप गर्मी में जा रहे हैं तो अपने प्रोटेक्ट तो कर रहे हैं ना अपने स्किन को, अपने चेहरे को, तो कैप लगा रहे हैं। ठीक उसी तरह हमारा जो डीएनए का जो स्ट्रैंड है, जो हमें इंट्रॉन्स को रिमूव करना है, तो पहले हम कैपिंग करेंगे। उसके लिए एंजाइम क्या है, मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये एक मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड है। मॉडिफिकेशन क्योंकि क्यों मॉडिफाइड आ रहा है भैया, क्योंकि हम लोगों को इंट्रॉन्स को हटाना है तो हमें चीजें, सारी चीजें मॉडिफाइड ही करनी पड़ेंगी। ओके, तो इंट्रॉन्स क्या है, इंट्रॉन्स को रिमूव करना है। तो ये देखिए दूसरे स्टेप में जब हमने देखा कि एक्सॉन जो है, एक्सॉन, ये देखो एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन। अब हम क्या करेंगे, रेड वाला इंट्रॉन है तो यहाँ पे हम कैच इस तरीके से लगाते हैं, स्प्लाइसिंग कर रहे हैं आप। ठीक है ना, कैपिंग हो गया, अब हम स्प्लाइसिंग कट करेंगे। तो ये दिख रहा है सीजर, रेड कलर का सीजर हमने लगा दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, कट करेंगे। और ये जो हम कट कर रहे हैं इसमें क्या प्रेजेंट है, स्नफ्स प्रोटीन। ठीक है, किससे कट कर रहे हैं हम, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए प्लस प्रोटीन। स्नफ्स प्रोटीन में क्या क्या प्रेजेंट है, एसएनआरएनए प्लस प्रोटीन। अब हम क्या करेंगे, स्प्लाइसिंग कट कर देंगे, इंट्रॉन्स वाले पार्ट को हटा देंगे और रह जाएगा क्या, हमारे एक्सॉन्स रहेगा। तो दैट इज स्प्लाइसिंग, कैपिंग हो गया। ठीक है, अब तीसरा में हम क्या करेंगे, जब हम स्प्लाइसिंग कर दिए, स्प्लाइसिंग जब हम कर दिए तो हमें क्या मिल गया, सारा का सारा क्या मिल गया, एग्जॉस्ट मिल गया। और जो स्प्लाइसिंग करने के बाद ये जो राउंड राउंड हमें जो मिल रहा है, इसको हम कहेंगे स्प्लाइसियोसोम्स, इसको हम कहेंगे इंट्रॉन के लूप्स। ओके, क्लियर है। और ये जो एंजाइम है मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड है, ये हमारे पास रहेगा। और जो हमने स्प्लाइसिंग कर दी, हमने जो इंट्रॉन्स को रिमूव कर दिया, हमें क्या मिल गया, स्प्लाइसियोसोम्स मिल गए, दैट इज इंट्रॉन के लूप्स, इसको कहेंगे इंट्रॉन लूप्स। उसके बाद ये जो हमने कट किया, देखो सपोज हमने कैसे एग्जांपल दिखाओ, सपोज ये एक पेपर है, इसको हमने कट कर दिया, सपोज सपोज इसको मैंने फाड़ दिया, एग्जाम्पल हमने इसको फाड़ दिया। अब इसको कैसे जोड़ेंगे, कुछ तो चाहिए, ग्लू चाहिए, टेप चाहिए, किसी चीज से तो ये जुड़ेगा ना। तो सेम केस हैपन हियर्स कि जब हमने इंट्रॉन्स को हटा दिया, इंट्रॉन्स को जब हमने हटा दिया तो गैप्स बन गए ना। तो किसी चीज को अगर आप कट कर दो, अब कट कर दो तो गैप्स बन गए कि नहीं, गैप्स बन गए ना। तो जब गैप्स बन गई, उस गैप्स को कौन फिल कर रहा है, दैट इज आरएनए लाइगेज। क्लियर है। तो जो गैप्स हमने बनाई, जो हमने इंट्रॉन्स को कट किया और जो गैप बन गई, उस इंट्रॉन्स, उस जगह को कौन फिल कर रहा है, जैसे हमने पिछले क्लास में भी पढ़ा, आरएनए लाइगेज जोड़ने का काम कर रहा है। तो ये जो जितने एक्सॉन्स हमें मिल गए, ये सब आरएनए लाइगेज जो है जोड़ दिए। ठीक है,
ये तो हो गया आपका स्प्लाइसिंग हो गया, लाइगेज कैसे जुड़ गया। ये टेलिंग वाली बात बता दें आपको। अब टेलिंग क्या है, जैसे हमने सर को ढका, कैप यूज किया, इसी तरह पैर के लिए हमने चप्पल यूज किया। तो डीएनए के स्ट्रैंड्स का टेलिंग कर दिया हम। टेल वाले पोर्शन पे क्या किया हमने, 3' पोली ए टेल जो है, यहाँ पे हमने न्यूक्लियोटाइड्स एडिनाइल रेसिड्यूज, एडिनाइल मतलब एडेनिन, एडेनिन के जितने भी रेसिड्यूज है वो हमने टेल वाले पोर्शन पे ऐड कर दिया, दैट इज पोली ए टेल। तो हमें फाइनल में जब हमने हमारा फाइनल आरएनए जो मिलेगा वो कैसा मिलेगा, ये देखिए 5' to 3' सबसे पहले पोलैरिटी इज इंपॉर्टेंट, देन यू विल गेट methyl guanosine 5 phosphate, ये था हमारा जो कि मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड था। उसके बाद हमारे एमआरएनए मिल गया और सारे एक्सॉन्स मिल गए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि हमने स्प्लाइसिंग से इंट्रॉन्स को कट करके रिमूव कर दिया है। और तीसरा हमें क्या मिल गया, पोली ए टेल मिला, जिसमें एडेनाइल रेसिड्यूज प्रेजेंट है, ये ग्रीन वाला एडेनाइल रेसिड्यूज है, दिस पॉलीएटीएल है। तो दैट मीन्स हमें फाइनली हमें क्या मिल गया, हमारा एमआरएनए मिल गया, जो कि हमारा ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है कि डीएनए से एमआरएनए मिलना, दैट इज दिस इज द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, और इससे हमें मिल गया क्या, एमआरएनए। क्लियर है। इस तरीके से हम इंट्रॉन्स को रिमूव करेंगे और एक्सॉन्स हमें मिलेगा। इतना इजी नहीं है जो मैं आपको बोल रही हूँ। जब आप लैब में इसके एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमें कौन सा पोर्शन चाहिए फॉर आप, दैट विल कोड फॉर आप प्रोटीन। एक्सॉन वाला पार्ट इंट्रॉन को रिमूव करना है। देयर आर सो मेनी स्टेप्स इन्वॉल्व whenever you are going to do your experiment in the labs, then you will get to know everything about the introns, exons, and how you are going to get a protein from DNA. Okay, it's a very interesting chapter. चलिए, yes, see, it's eukaryotic cell में क्या क्या होता है, पहले डीएनए है, डीएनए क्या हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। इसमें हमें क्या मिल रहा है, इंट्रॉन्स, एक्सॉन्स, इंट्रॉन्स, दैट इज एच एन आर एन, जो कि नॉन फंक्शनल है। उसके बाद न्यूक्लियस, जब न्यूक्लियस में ये सारी चीजें कहाँ हो रही है, न्यूक्लियस में सबसे इंपॉर्टेंट। लेकिन जब हमारा एमआरएनए बन गया 5' to 3', हमने कैपिंग किया, टेलिंग किया, ओके, जब हमारा एमआरएनए बना, अब वो एमआरएनए हमारा कहाँ कहाँ बनेगा, साइटोप्लाज्म में, क्योंकि न्यूक्लियस में ट्रांसक्रिप्शन का ये जो स्टार्टिंग प्रोसेस है, एचएनआरएनए बनना, वहां से इंट्रॉन्स रिमूव करना, एक्सॉन्स आना, उसके बाद जो एमआरएनए है वो कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में आएगा। क्योंकि जो हमारा जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस, जो न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट कर लेगा। इसी वजह से हमारा जो एमआरएनए है डाइजेस्ट ना हो, इस वजह से हमारा एमआरएनए कहाँ आएगा, साइटोप्लाज्म में आएगा। क्लियर है। चलिए, अब हम बात करते हैं अबाउट कुछ फीचर्स कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों ही प्रोसेस हो गया। अब आपको बताना है कि हमने क्या क्या एंजाइम पढ़ा इन ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट्स, आरएनए पॉलीमरेज एक ही टाइप के थे, और यूकैरियोट्स में क्या था, 3 टाइप का आरएनए पॉलीमरेज हमने पढ़ा। ट्रांसक्रिप्शन का साइट कहाँ क्या है, प्रोकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म में, और यूकैरियोट्स में कहाँ है, न्यूक्लियस में। क्योंकि देखिए प्रोकैरियोट्स में क्या था, साइटोप्लाज्म में डीएनए स्कैटर्ड थे, वहाँ कोई मॉडिफिकेशंस की जरूरत ही नहीं थी, उनमें इंट्रॉन्स प्रेजेंट ही नहीं थे, तो जाहिर सी बात है इनका ट्रांसक्रिप्शन कहाँ, साइटोप्लाज्म में हो रहा है। लेकिन यूकैरियोट्स में क्या हो रहा है, न्यूक्लियस में हो रहा है ट्रांसक्रिप्शन। साइट ऑफ ट्रांसलेशन कहाँ हो रहा है, दोनों, साइटोप्लाज्म में, और यूकैरियोट्स का भी ट्रांसलेशन, ये देखिए, ये एमआरएनए से जब प्रोटीन कहाँ बनेगा हमारा, साइटोप्लाज्म में, ताकि प्रोटीन डिग्रेड ना हो, इस वजह से हमारा जो प्रोटीन बनेगा वो कहाँ बनेगा, साइटोप्लाज्म में। ओके। इंट्रॉन्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में इंट्रॉन्स एब्सेंट होते हैं, जैसे कि मैंने दिखाया आपको, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से इंट्रॉन्स एक्सॉन्स, लेकिन प्रोकैरियोट्स में बिल्कुल ही आरएनए की कोई मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं। स्प्लिट जीन अरेंजमेंट की बात करें तो इनमें एक्सॉन्स प्रेजेंट है, तो स्प्लिट जीन अरेंजमेंट की कोई बात ही नहीं है, और इसमें प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि देखिए इंट्रॉन्स एक्सॉन, इसको हम कहेंगे स्प्लिट जीन अरेंजमेंट। स्प्लाइसिंग की बात करें, इंट्रॉन का रिमूव करना, जब प्रोकैरियोट्स में इंट्रॉन प्रेजेंट ही नहीं है भैया, तो ट्रांसक्रिप्शन में तो क्या होगा, स्प्लाइसिंग एब्सेंट है प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट्स की बात करें तो इनमें क्या है, प्रेजेंट है, क्योंकि सिंस इंट्रॉन्स प्रेजेंट है तो उसको रिमूवल, रिमूवल के प्रोसेस को क्या कहते हैं, दैट इज स्प्लाइसिंग। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन की बात करें तो सिंस प्रोकैरियोट्स में कोई इंट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है, तो इनमें क्या होगा, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन एब्सेंट होगा, क्योंकि जो आरएनए फॉर्म्ड हो रहे हैं फ्रॉम डीएनए टू आरएनए, इट इज ऑलरेडी फंक्शनल, सो इसी वजह से पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन क्या है, एब्सेंट है।
बात यूकैरियोट्स की करें तो इनमें ज़रूरत है क्योंकि इनमें इंट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज जो आरएनए फॉर्म होते हैं वो नॉन फंक्शनल होते हैं। क्या आरएनए फॉर्म होते हैं यूकैरियोट्स में? एचएनआरएनए। तो एचएनआरएनए नॉन फंक्शनल है। अब इसको फंक्शनल करने के लिए हम लोगों को कुछ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस करवाने की ज़रूरत पड़ती है, सिर्फ यूकैरियोट्स में, ध्यान रखिएगा। प्रोकैरियोट्स में कोई मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। क्लियर हो रहा है सारी चीज़ें आप लोगों को? कोई भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और पॉइंट ऐड करते हैं इन द फीचर्स, दैट इज कैपिंग और टेलिंग। प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट है और यूकैरियोट्स में प्रेजेंट है, क्योंकि जब हमने पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन पढ़ा था यूकैरियोट्स में, वहाँ हमने टेलिंग किया था और कैपिंग भी किया था। 5 प्राइम सीजीजीपी से एडेनाइल रेसिड्यू से हमने टेलिंग किया था, और मिथाइल गुआनासाइन ट्राइफॉस्फेट से हमने क्या किया था, उसको कैपिंग किया था। ठीक है, उसके बाद प्रोकैरियोट्स में क्या था, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जो है दोनों ही एक साथ जो है कपल्ड की जाती है। ठीक है, तो इसमें कैपिंग और टेलिंग की बिल्कुल ही जरूरत नहीं पड़ती। अब हम बात करते हैं जो तीनों मॉडिफिकेशंस हमें मिले आफ्टर द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, क्या क्या मॉडिफिकेशंस में मिले हमें? कैपिंग, स्लाइसिंग और टेलिंग। तो सबसे पहले अगर कैपिंग की बात करें तो हम क्या करेंगे? कैपिंग में क्या था, 5 प्राइम और 3 प्राइम, यहाँ पे हमने क्या किया था, मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट को एडिशन किया था। स्प्लाइसिंग में क्या किया था और ये कहाँ किया था, पहले एक एक कंप्लीट करते हैं। 5 प्राइम एंड में, क्लियर है? एक्सक्यूज मी, एंजाइम क्या यूज किया था, गुआनाइल ट्रांसफरेज। दैट मीन्स इट प्रोवाइड्स बाइंडिंग साइट फॉर राइबोसोम। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो हम कैपिंग कर रहे हैं, राइबोसोम क्या है, प्रोटीन फैक्ट्री है। प्रोटीन फैक्ट्री है हमारा राइबोसोम, ठीक है ना? तो जब अगर हमें प्रोटीन बनाना है और राइबोसोम फैक्ट्री को ही हमने अप्रोच नहीं किया, तो कैसे हमारा प्रोटीन बनेगा? सपोज हम किसी बड़ी फैक्ट्री में जा रहे हैं, सपोज कपड़े का कारखाना है। अगर आपको कपड़े लेने हैं तो उस फैक्ट्री को, बड़ी फैक्ट्री को कांटेक्ट करना होगा कि नहीं? तो ठीक इसी तरह अगर हम प्रोटीन बना रहे हैं तो हमें राइबोसोम को कांटेक्ट करना है। दैट मीन्स कैपिंग के लिए जब हम कैपिंग कर रहे हैं, कैपिंग का बाइंडिंग साइट कौन प्रोवाइड कर रहा है? राइबोसोम्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, कैपिंग का बाइंडिंग साइट कौन प्रोवाइड कर रहा है? राइबोसोम्स। ठीक है, ये देखिए, एक यूकैरियोटिक एमआरएनए है, वो प्रोटीन बना रहा है। प्रोटीन फैक्ट्री के पास उसको जाना है भैया, क्योंकि प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम के पास है, तो राइबोसोम नहीं आएगा तो प्रोटीन कैसे होगा? ये देखिए, जब हम कैपिंग कर रहे हैं, कैपिंग कहाँ कर रहे हैं, 5 प्राइम एंड में कर रहे हैं, तो वहां पे राइबोसोम आके ऐड होगा कैपिंग में, क्योंकि हमें प्रोटीन बनाना है ना एट द एंड। और टेलिंग में क्या होगा, एडेनाइल रेसिड्यूज होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारा क्या क्या होता है यूकैरियोटिक डीएनए में, हमारा कितने कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, 40s और 60s। तो जो सबसे छोटा स्मॉलर यूनिट ऑफ राइबोसोम है, वो आके ऐड होगा कहाँ पे, कैपिंग में। कैपिंग में हमारा राइबोसोम का सबसे स्मॉलर यूनिट ऐड होने वाला है, दिस इज द टेलिंग पार्ट। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करेंगे कि स्प्लाइसिंग में क्या होता है, इंट्रॉन्स का रिमूवल होता है। और कौन रिमूव कर रहा है? स्नर्प्स, जिसमें क्या है, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए और प्रोटीन्स प्रेजेंट है, जो कि स्प्लाइसिंग में रिमूव, दैट इज रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स में हमें हेल्प कर रहे हैं, स्नर्प्स। ये रिप्रेजेंट्स डोमिनेंस, दैट मीन्स इट रिप्रेजेंट्स द डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ल्ड, स्प्लाइसिंग। नेक्स्ट बात करते हैं टेलिंग का। टेलिंग 3 प्राइम एंड में हो रहा है, और क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ एडिनाइलेट हो रहा है, एडिनाइलेट रेसिड्यूज हो रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे एडिनाइल रेसिड्यूज ऐड हो रहे हैं। ये देखिए कितने सारे एडिनाइल रेसिड्यूज हो रहे हैं, इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, पोली एडिनाइलेशन। और ये 3 प्राइम एंड में हो रहा है। और एंजाइम कौन सी जरूरत है, दैट इज पॉली ए पॉलीमरेज। क्लियर है? सो ये क्वेश्चन एक है, स्प्लाइसोसोम इज एब्सेंट इन फंजाई, क्या है, यूकैरियोट्स है, दैट मीन्स इसमें प्रेजेंट होगा। प्लांट क्या है, यूकैरियोट्स है, ये भी प्रेजेंट होगा। इकोलाई क्या है, बैक्टीरिया है, ये क्या है, बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है। दैट मीन्स इनमें क्या होगा, ये प्रोकैरियोटिक सेल है, दैट मीन प्रोकैरियोटिक सेल में जब इंट्रोस प्रेजेंट ही नहीं है तो स्प्लाइसिज्म का कोई बात ही नहीं है, तो एब्सेंट इन इकोलाई। एनिमल्स, हम तो यूकैरियोटिक है, तो यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, इकोलाई। चलिए, अब हम बात करते हैं, ये एनसीईआरटी के लाइंस हैं। ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट ऑफ द जीन, जीन डिफाइंड एज द, जीन का क्या डेफिनेशन है, इज द फंक्शनल यूनिट। इनहेरिटेंस का बिल्कुल ही फंक्शनल यूनिट है जीन। देयर इज नो एम्बिग्युइटी, द जीन्स आर लोकेटेड, जीन्स कहाँ प्रेजेंट है, डीएनए के ऊपर प्रेजेंट कहाँ है, जीन्स डीएनए के ऊपर प्रेजेंट है। एंड इसके बाद जो लाइन है, ये सारे एनसीईआरटी के लाइन है।
जीन क्या है? इट इज द पार्ट ऑफ द डीएनए दैट कोड्स फॉर आरएनए, आपको पता है। और आरएनए क्या क्या होते हैं? एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए, थ्री टाइप्स ऑफ आरएनए, आरआरएन, आई एम सॉरी, आरएनए प्रेजेंट होते हैं। सिस्ट्रॉन क्या होता है? वो पार्ट ऑफ डीएनए है दैट कोड्स फॉर प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। तो सिस्ट्रॉन जो पार्ट है वो डीएनए का वो पार्ट है जो दैट कोड्स फॉर प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड चेन। दैट मीन्स ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन है ऑल जीन्स आर सिस्ट्रॉन, ट्रू और फॉल्स, या ऑल सिस्ट्रॉन्स आर जीन्स, ट्रू और फॉल्स। ये आपका होमवर्क है, ये आपको करके लाना है। ओके। नेक्स्ट, सिस्टोन की बात करें तो सिस्टोन टू टाइप्स के होते हैं। वन इज पॉलीसिस्टोनिक, सेकंड इज मोनोसिस्टोनिक। अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें, पोली मतलब मैनी, दैट मीन्स बहुत सारे सिस्टोन्स प्रेजेंट है दैट विल कोड फॉर प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड। यूकैरियोट्स की बात करें तो उनमें सिंगल एक ही सिस्टोन्स प्रेजेंट है, दैट मीन्स सिस्टोन्स विल कोड फॉर protein. One cystone will code for protein, but in case of polycystonic, there are many cystones that will code for protein. तो ये रहा आज का लेक्चर, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स एंड बोथ यूकैरियोट्स। ओके। तो आपको जाके आप क्वेश्चन सेट लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लगाइए, और कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू अलिश, बाय बाय।